बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, जो आप पढ़ने वाले हो, बायोटेक, क्लियर। और उसके ऊपर ये थर्ड वीडियो है। और एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 11 है ये, और इसके ऊपर हम थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो पीछे के फर्स्ट और सेकेंड वीडियो, अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल को आप जा करके देखिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ बेटा क्या है, तो चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हेडिंग नंबर 11.2 है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। याद रखो बेटा, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, इस पर डिस्कशन है आज के इस क्लास में। स्टार्ट करें बेटा। नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have key tools। ठीक है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसको पूरा कर सकते हैं बेटा, पूर्ण कर सकते हैं केवल तभी जब हम लोग के पास की टूल्स हों, हम लोग के पास वो टूल्स हों जिनसे ये किया जा सकता है। ठीक है, ये कौन कौन से टूल्स हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेजेज हैं, वैक्टर्स हैं, एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बेटा, आगे हम लोग बात कर रहे हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज डिटेल्स। ठीक है, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं इन सब के बारे में, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझने की कोशिश करेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम को, लाइगेज को, वैक्टर को और होस्ट ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, हम लोग इस रीडिंग में आज के वीडियो में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। यहाँ लिखा हुआ बेटा, इन ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। याद रखो बेटा, इन ई कोलाई, याद रखो यहाँ पे है क्या, ई कोलाई बैक्टीरिया में दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, रोक देते थे बेटा, याद रखिएगा। ई कोलाई वर आइसोलेटेड। ठीक है, वो दो एंजाइम आइसोलेट किए गए ई कोलाई बैक्टीरिया से, जो क्या कर रहे थे, तो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है इसके ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे थे, रोक दे रहे थे। वन ऑफ दीज एडेड मैथिल ग्रुप ऑफ डीएनए, इसमें से एक जो है वो डीएनए में मैथिल ग्रुप जोड़ रहा था बेटा। इसमें से एक एंजाइम जो था वो डीएनए का जो थ्रेड होता है उसके एक सिरे पे मैथिल ग्रुप CH3 जोड़ दे रहा था। ठीक है बेटा, जबकि दूसरे की हम लोग बात करेंगे, वन ऑफ दीज एडेड मैथिल ग्रुप टू डीएनए वाइल अदर कट द डीएनए। ठीक है, जबकि दूसरा जो था वो डीएनए को काट दे रहा था। द लैटर वॉज कार्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। याद रखो बेटा, जो दूसरा वाला था जो डीएनए को काट रहा था उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहा गया। याद रखो, यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हाइंड सेकेंड। याद रखो बेटा, जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज था वो हाइंड सेकेंड था बेटा, whose functioning depend on specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized by 5 year later। याद रखो बेटा, यहाँ लोग बात कर रहे हैं किसको, कि पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो आपके नेट का क्वेश्चन हो सकता है या किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। हैंड सेकेंड, इसका जो फंक्शनिंग था डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद इसका काम ढूंढा गया बेटा। इट वॉज फाउंड दैट हिंट सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। याद रखो बेटा, जो हिंट सेकेंड था वो हमेशा एक विशेष जगह से ही डीएनए को काट रहा था, वो किसी भी जगह से डीएनए को कट नहीं कर रहा था, एक स्पेसिफिक प्लेस था जहाँ से डीएनए को काट के अलग कर रहा था। बाई रिकोगनाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। याद रखो बेटा, डीएनए के जो 6 बेस पेयर थे वहीं से उनको काट रहा था। जैसे हम लोग बेस पेयर बनाते हैं तो 6 बेस पेयर थे जहाँ से वो काट के अलग कर रहा था, जिसको हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ हिंट सेकेंड। याद रखो बेटा, जिस 6 जोड़े जो बेस सीक्वेंस थे जहाँ से ये कट कर रहा था, क्लियर, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। याद रखो बेटा, रिस्ट्रिक्शन साइट, यहाँ बात कर रहा है रिकॉग्निशन साइट्स सीक्वेंस ऑफ हिंट सेकेंड। आगे बढ़ रहे हैं। बिसाइड हिंट सेकेंड टुडे वी नो मोर देन अबाउट 900 एंजाइम्स। अगर हम लोग हिंट सेकेंड को छोड़ दें, इसके अलावा भी आज डेट में लगभग 900 से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो ज्ञात हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। और जो ये 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो 230 से भी अलग अलग गुण वाले बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए गए, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये सभी एंजाइम जो है अलग अलग
रिकॉग्निशन सीक्वेंस यानी डीएनए के अलग अलग सीक्वेंस से जाके जुड़ करके उनको वहाँ से कट कर सकते हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम कम फ्रॉम द जीनस। याद रखो बेटा, यहाँ बात कर रहा है कि एक प्रथा बनी हुई है कि एंजाइम का नामकरण कैसे करेंगे। तो एंजाइम का जो नाम हो, जैसे इको आर आई, जैसे इको आर फर्स्ट, ये किसी एंजाइम का नाम है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लेटर, जो ये फर्स्ट लेटर है बेटा, फर्स्ट लेटर जो है वो दिया हुआ है किससे, तो बोल दे रहे हैं फर्स्ट लेटर जो है वो जैसे ई है, तो ई किसका नाम है, तो जीनस का नाम है बेटा, ठीक है। एंड सेकंड टू लेटर जैसे ई कोलाई, इस्रीकिया कोलाई का ई आ गया, और सीओ वर्ड जो आया वो कोलाई से निकल के आया बेटा। सेकंड टू लेटर फ्रॉम स्पीसीज द प्रोकैरियोटिक सेल, याद रखो बेटा, आगे दिया हुआ है। इसके बाद का फ्रॉम विच दे आइसोलेटेड फ्रॉम, जैसे ई को आर आई या ई को आर फर्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है इस्रीकिया कोलाई, यहाँ देखो इस्रीकिया कोलाई, यानी ई लिया गया है एक जगह से, सीओ लिया गया है कोलाई स्पीसीज से, आर लिया गया उसके स्ट्रेन से, और एक्सपेरिमेंट का टाइप है 13, उसमें 1 लिया गया। द इको आर फर्स्ट लेटर आर डिराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम, देखो बेटा, आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो लास्ट का रोमन लेटर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो उसके बैक्टीरिया के स्ट्रेन से लिया गया है, ठीक है, बैक्टीरिया के स्ट्रेन से लिया गया बेटा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक बेटा। आगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास, याद रखो बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएजेज, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, डीएनए को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो इनको हम लोग न्यूक्लिएजेज बोलते हैं। दीज आर टू काइंड्स, यानी न्यूक्लिएजेज जो होते हैं बेटा वो 2 तरह के होते हैं, एक्सो न्यूक्लिएजेज एंड इंडो न्यूक्लिएजेज, ये 2 तरह के होते हैं। जैसे डीएनए को अगर डाइजेस्ट करना है या न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करना है, तो एक्सो न्यूक्लियस जो है वो डीएनए को किनारे से डाइजेस्ट करेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करके बाहर करता जाएगा। लेकिन जब हम लोग बात इंडो न्यूक्लियस की करते हैं तो डीएनए को बीच से कट करता है बेटा, इंडो न्यूक्लियस जो है वो डीएनए को बीच से कट करता है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक्सो न्यूक्लियस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए वेयर इंडो न्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। याद रखो बेटा, जो इंडो न्यूक्लियस है वो डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है, बीचों बीच से, क्लियर। जबकि एक्सो न्यूक्लियस जो है वो किनारे से या एक एंड से, किनारे से डीएनए को रिमूव करता है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ईच रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। कोई भी इंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो होगा, अगर वो अटैच होगा डीएनए से, तो पहले वो डीएनए के मॉलिक्यूल को इंस्पेक्ट करता है बेटा, उस पर आगे बढ़ता है धीरे धीरे, और अपने रिकॉग्निशन साइट को खोजता है, और रिकॉग्निशन साइट जब मिल जाएगा तो उस जगह से उसे कट करता है। यहाँ लिखा हुआ है ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडो न्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस। ओके बेटा। उसके बाद वंस ही फाइंड स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जब वो एक बार डीएनए के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस पा जाएगा, ठीक है, एक बार जब उसे पा जाएगा तो ठीक है, इट विल बाइंड टू डीएनए एंड कट ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड, ठीक है। जैसे ही वो डीएनए से जुड़ेगा, ठीक है, जैसे ही वो डीएनए से जुड़ेगा तब उसके दोनों स्ट्रैंड को, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को वो कट कर देगा। कट ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। जब भी ये कट बनाएगा तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन ही को ही काटेगा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन काटेगा। डीएनए आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या होता है। ईच रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, या देखो बेटा, अभी नीचे डायग्राम में और समझा देंगे। ईच रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है बेटा? ऐसा सीक्वेंस जो उल्टा सीधा एक जैसा हो, उसको पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है बेटा। ऑफ डीएनए में जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वहीं से वो कट बनाता है। डू यू नो व्हाट द पैलिंड्रोमिक्स आर? दीज आर अ ग्रुप ऑफ लेटर, ये क्वेश्चन कर रहा है। दीज आर ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म सम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो बेटा, यहाँ बना हुआ है जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में बना हुआ है, ठीक है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो बना हुआ है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जैसे ही डीएनए रीड करता है, ठीक है, दोनों तरफ से इसे कट करके इसे निकाल देता है। आप यहाँ पे इसे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक वर्ड है मलयालम,
अब मलयालम को जब पढ़ोगे तो आगे पीछे दोनों तरफ से मलयालम एक जैसा दिखता है, तो रिकॉग्निशन साइट जैसे ही मिलेगा वो डीएनए उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट कर देगा, यानी ये वो प्लेस है डीएनए को कट करने वाला। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक बेटा, मलयालम ये रीड जो कर रहा है आगे पीछे एक जैसे कर रहा है। एज एजाइन मलयालम एज एजाइन वर्ड पैलिंड्रोम वेयर सेम वर्ड इज रीड बोथ डायरेक्शन, यानी अगर रिस्ट्रिक्शन साइट डीएनए को कट कर रहा है, ठीक है, तो वो दोनों तरफ से सेम वर्ड मिलेगा। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा, उसी जगह से उसको काटेगा। द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस बेस पेयर दैट रीड सेम द टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन। ठीक है, जब भी डीएनए को ओरिएंटेशन को देखेंगे तो दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम सीक्वेंस दिखाई देगा और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी जगह से उसे कट करता है। ठीक है, ये थर्ड था। और फोर्थ जो वीडियो होगा, फोर्थ ट्यूटोरियल जो होगा जल्दी अपलोड कर देंगे बेटा। ये एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ रहे हैं और अब इसे ध्यान देखिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।